Yes, sir. Yes, Okay. sir. ऑल राइट। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मुझे दो अनाउंसमेंट करने हैं। एक तो हम कल शाम को मिलेंगे। कल शाम को जो हमारी क्लास है वो 6 to 8 होगी, 6 PM to 8 PM। और मंडे और ट्यूसडे में हम मॉर्निंग में मिलने वाले हैं। तो अगर मंडे और ट्यूसडे को कोई और क्लास हुई तो आप टीचर को बता देना। मैं ऑलरेडी आपकी क्लास 9:30 to 11 लूंगा, मतलब 9:45 to 11:15 वाले टाइम स्लॉट में लूंगा। यूजुअली आपकी जो ऑर्गेनिक की क्लास है वो आपने मुझे बताया कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रखती है, लास्ट के 3 डेज। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, जरूरी नहीं है, तो मतलब कभी लग भी सकती है वो पहले। सर जरूरी नहीं, मंडे ट्यूसडे को भी लग सकती है। तो फिर ठीक है, वीक में जिस भी दिन मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी, अगर मंडे या ट्यूसडे में से किसी जिस भी दिन क्लास अगर नहीं होगी ऑर्गेनिक की, तो फिर वहां पर मैं फिजिक्स अपनी आईओसी की क्लास लूंगा। तो टाइम टेबल तो संडे को आ ही जाएगा आपका। यस सर। कोई स्टूडेंट मेरे को टाइम स्लॉट जरूर, मतलब अपना टाइम टेबल जरूर शेयर कर देना। आईपी वाले भी 2 क्लास होंगी आपकी सुबह। मंडे एंड ट्यूसडे एक ही क्लास होगी, 9:45 to 11:15, मतलब 2 दिन होगी जिस भी दिन ऑर्गेनिक की क्लास नहीं है। तो क्योंकि वीक में जिस भी दिन ऑर्गेनिक की क्लास नहीं होगी उस दिन हमारी मॉर्निंग में क्लास होगी ऑर्गेनिक वाली आईओसी की। सर कल की एक्स्ट्रा 9:45 क्लास to को 11:15। प्रायोरिटाइज करके सर प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। सॉरी, तो Yes, sir. कल की एक्स्ट्रा क्लास को मैं अपलोड कर दीजिएगा सर। मैं रिकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलरली पी ब्लॉक के लिए मैं रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। बच्चे अगर लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं वो अलग बात है, क्योंकि रेजोनेंस हैज प्रोहिबिटेड कि यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं करने हैं। तो बच्चे अगर कर लें तो कर लें, मैं सिर्फ लिंक शेयर कर सकता हूं अगर मैं रिकॉर्डिंग करूं, बट मैं पी ब्लॉक की कर नहीं रहा हूं रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से, क्योंकि मैं शीट ही फॉलो कर रहा हूं। मैं कुछ अपनी तरफ से तो ऐड ऑन करके कुछ नई चीज बता नहीं रहा। तो जो बच्चे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उनसे आप मांग लेना। वैसे भी ऑलमोस्ट बच्चे लेक्चर रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, तो वो आईपी वाले ग्रुप मुझे जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें शेयर करते ही हैं हमेशा, तो आप उनसे ले लेना रिकॉर्डिंग। और आपको टेस्ट का सिलेबस अभी आज ग्रुप में पोस्ट हुआ होगा, उसमें ना 15th फैमिली एंड 16th फैमिली बोला हुआ है। 16th फैमिली नहीं आएगी टेस्ट में, ओनली 15th फैमिली ही आएगी। तो ग्रुप 15 एलिमेंट तक ही आपको सिलेबस में आएगा 29th वाले टेस्ट में। ओके, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में हाइड्राइड्स की बातें कर रहे थे। तो हम अमोनिया से लेके बिस्मथीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, उनके ऑर्डर्स देख रहे थे। तो आई थिंक हमारे 2-3 ऑर्डर रह गए थे, एक मेल्टिंग पॉइंट वाला और एक बॉइलिंग पॉइंट वाला। कोई और भी ऑर्डर था जो हमारा रह गया था? वोलेटिलिटी। So we are continuing the class from the same topic, discussion of the same topic, melting point and boiling point of hydrides. Because ये जो ऑर्डर है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का हाइड्राइड्स का, ये केमिकल बॉन्डिंग से आप पढ़ते आ रहे हो, और ये एनसीईआरटी में भी आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखेगा। सो दिस पर्टिकुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की,
So melting point and boiling point में, because all these hydrides are covalent और इन सबकी पिरामिडल ज्योमेट्री है, सबके सब कोवलेंट कंपाउंड है। तो जनरली हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अगर सपोज करो ये कोई भी AH3 मॉलिक्यूल है, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ कैसा है? द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू कंपाउंड विल डिसाइड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीजिंग। सर ब्लर stronger the attractive force between the molecule, सही है। more will be the melting point and boiling point. तो प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी डोमिनेटिंगली देख रहे हैं, और वंडरवॉल फोर्स करें तो वंडरवॉल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा या जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसके लिए वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और अगर सरफेस एरिया बढ़ाना है तो सेंट्रल एटम का रेडियस बड़ा होना चाहिए। सो लार्जर द सेंट्रल एटम साइज, more will be the surface area, more will be the van der Waals force of attraction between the two molecules. तो अगर मैं van der Waals force of attraction के बेसिस पे चेक करूं, तो ऑर्डर हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए: अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, स्टिबीन एंड बिस्मथीन। दिस ऑर्डर शुड बी लाइक दिस। पर हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, तो आप किसी सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, यानी कि इस वक्त आपके पास ये सब सॉलिड फॉर्म में है। क्योंकि जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, तो आपके पास ये सारी चीजें सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड को लिक्विड बनाना है, तो हमारे लिए दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इस वक्त ये गैसेस हैं। दे आर नॉट गैसेस, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज डिटरमिन्ड फॉर द सॉलिड्स। और सॉलिड फॉर्म में अमोनिया और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर। Hydrogen bonding between the ammonia molecule occurs, and this strength of hydrogen bonding is very high when the molecule is present in the solid form. इसलिए melting point में अमोनिया सबसे आगे चला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया का जो अट्रैक्टिव फोर्स है विद इट्स नेबर, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो अमोनिया के मेल्टिंग पॉइंट का, अगर मैं ऑर्डर देखूं तो अमोनिया इज अहेड। सो फाइनली अमोनिया आपके पास सबसे आगे जाएगा मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में, एंड द क्रेडिट गोज टू स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पर आपके पास ये सारे मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि आप किसी लिक्विड को वेपराइज कर रहे हो। क्योंकि लिक्विड को वेपराइज कर रहे हो तब आप बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन कर रहे हो। और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि अमोनिया किस फॉर्म में है। फिजिकल स्टेट जब सॉलिड होती है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज सफिशिएंट, बट लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वंडरवॉल फोर्स से तो ज्यादा ही है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में उतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट राइज तो करता है, बट ये सबसे आगे नहीं, आर्सिन तक ही क्रॉस कर पाता है। यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ का हाई मॉलिक्यूलर मास उसके वंडरवॉल फोर्सेस अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट नहीं होने देते। लेकिन ये तब जब आपके पास ये मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में है। द रीजन इज कि लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज नॉट दैट मच हाई एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सॉलिड फॉर्म। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे अलाउ तो करेगी ये एक्सीड कर जाए, बट एंटीमनी और बिस्मथ का हाई एटॉमिक मास, हाई सरफेस एरिया, उसकी वंडरवॉल फोर्सेस डोंट अलाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड टू डोमिनेट कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे इसमें मेल्टिंग पॉइंट में सबसे आगे चला गया, बॉइलिंग पॉइंट में ये सबसे आगे नहीं जाता।
इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप अमोनिया को सॉलिड स्टेट में ले रहे हो तो सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज सफिशिएंट, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसी भी वंडरवॉल फोर्स से डोमिनेटिंगली हाई हो जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया का ऑर्डर, अमोनिया विल गेट इट्स पोजीशन समवेयर इन बिटवीन आर्सेन एंड स्टीबिन। वैसे भी बिस्मथीन को सॉलिडिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए बिस्मथीन का मेल्टिंग पॉइंट हम डिटरमिन करते भी नहीं, क्योंकि बिस्मथीन की एक और प्रॉपर्टी ये सबलाइम कर जाता है, तो सीधे ही सॉलिड से गैस बन जाता है। इसलिए इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट कभी डिटरमिन भी नहीं किया जाता, उसके ऑर्डर में हम मेंशन भी नहीं करते। अगर वोलाटिलिटी की बात करें, वोलाटाइल कौन होगा? वोलाटाइल वो होगा जिसके दो मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में, अगर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो वोलाटिलिटी लो होगी, मॉलिक्यूल विल नॉट बी एबल टू वेपराइज। इसलिए वोलेटिलिटी का ऑर्डर वही होगा जो बॉइलिंग पॉइंट का रिवर्स ऑर्डर, यानी कि जितना किसी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, उतना इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। और जितना दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को टाइटली अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखेंगे, उनका वेपर फेज में जाना उतना मुश्किल है, इसलिए उनका वाष्पीकरण पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को अगर आपको मालूम है तो वोलाटिलिटी का ऑर्डर जस्ट उसका रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब फॉस्फीन की वोलाटिलिटी विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू, सेम ऑर्डर रिवर्स कर दो, सेम ऑर्डर रिवर्स कर दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर ये रिवर्स क्यों हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर का? अरे मुझे एक बात बताओ, वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल का मतलब बता सकती हो? जो वेपराइज, कौन से वेपराइज इजीली हो? जो लिक्विड से वेपराइज इजीली होगा वो मोर वोलाटाइल या लेस वोलाटाइल? मोर वोलाटाइल। अच्छा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या ऑर्डर क्या बताता है कि लिक्विड को वेपराइज करना जितना मुश्किल होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? ज्यादा होगा। हाँ ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका मतलब उसकी लिक्विड से वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है। तो उसकी वोलाटिलिटी कम है। वही तो कह रहे हैं, हाँ ठीक है, सॉरी। जो बॉइलिंग पॉइंट में आगे होगा वो वोलाटिलिटी में पीछे होगा। ठीक है ना? यस सर, सॉरी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, नो इश्यूज। तो अब जब हमने हाइड्राइड्स के बारे में सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहली बात तो इन जनरल हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली का, जनरल एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में, मान लो मैं इनमें से किसी भी एलिमेंट का जनरल नेम रख रहा हूं, लेट्स से ए, जनरल कोई एलिमेंट ए, इनमें से कोई एक है। और कल हमने ये पढ़ा भी था कि इनके लिए जो मोर प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -3, +3 और +5 है। और जब मैं बात कर रहा हूं ऑक्साइड्स की, तो इसका मतलब इस फैमिली के किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्साइड्स का मतलब यही है। और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसका मतलब इनके ऑक्साइड्स में कभी भी कोई भी एलिमेंट आ जाए वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जब ये एलिमेंट अपने ऑक्साइड फॉर्म में होंगे तो ये अपना -3 स्टेट तो कभी दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी ऑफ द एलिमेंट इन दिस फैमिली। इसलिए सबसे जनरल चीज तो ये कि इनके ऑक्साइड्स का जनरल फॉर्मूला हमेशा A2O3 और A2O5 होगा, बिकॉज ये एलिमेंट जब भी ऑक्सीजन के सामने आएंगे या तो +3 स्टेट दिखाएंगे या +5, और ऑक्सीजन का फिक्स स्टेट है -2। तो जब एलिमेंट +3 स्टेट में हो, ऑक्सीजन -2 स्टेट में हो, देयर जनरल फॉर्मूला विल बी A2O3 और A2O5।
इस टाइप के कंपाउंड यूजुअली डाइमराइज भी हो सकते हैं, तो दे कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ A4O6 और A4O10। बट डाइमराइज होने की टेंडेंसी, अगर मैं यहां बात करूं, हमने पहले कल भी पढ़ लिया था कि बिस्मथ जब भी आएगा, बिस्मथ के लिए +5 स्टेट तभी पॉसिबल है जब बिस्मथ फ्लोरीन के साथ आए। इसलिए बिस्मथ अपने ऑक्साइड को इस फॉर्म में कभी नहीं बनाएगा, इसलिए बिस्मथ का ऑक्साइड हमेशा +3 स्टेट में अकेला बनेगा। यानी कि अगर आपको A2O3 और A2O5 दोनों तरह के ऑक्साइड्स देखने हैं, इट कैन बी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। दिस कैन बी ए। बिस्मथ कभी भी +5 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ नहीं आएगा। बिस्मथ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की डोमिनेंस होने के कारण वो हमेशा +3 स्टेट में दिखेगा। और अगर बिस्मथ को +5 देखना तो उसका इकलौता एग्जांपल है बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड। तो बिस्मथ का ऑक्साइड हमेशा Bi2O3 फॉर्म में मिलेगा। As bismuth shows only +3 state। अब अगर मैं आपको रिकॉल करा दूं तो 11th में आपने P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर किसी को याद हो, ये P4O6 का Yes, स्ट्रक्चर sir. था। यस सर। यस सर। एक बीच में से हो यस गया। सर। यस सर। क्योंकि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 आएगा, यानी कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और हमने यहां पर ये बात भी बोली थी, अगर कोई बोले कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों आया, बिकॉज यहां पर 6 मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना ही ये रीजन है कि इसकी डाइमराइजेशन पॉसिबल हो रही है। और यही चीज P4O10 की फॉर्म में भी दिखी थी, जब यहां पर सेम स्ट्रक्चर में P पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और P। there was double bond with each oxygen। लेकिन जैसे जैसे मैं यहां पर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा करता जाऊंगा, क्योंकि जितना इस सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा उतना इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। घटेगी। इसलिए बिस्मथ का ऑक्साइड भले ही +3 स्टेट में है, पर वो डाइमर नहीं बनाता, क्योंकि बिस्मथ ऑक्सीजन बॉन्ड आर वीक बॉन्ड। वो कभी भी इस डाइमर फॉर्म में, इन शॉर्ट इस साइक्लिक फॉर्म में नहीं रहता। वो प्योरली एग्जिस्ट करेगा तो Bi2O3 की फॉर्म में। इट डज नॉट एग्जिस्ट लाइक Bi4O6, क्योंकि लार्जर द साइज ऑफ द बॉन्ड, इट विल हैव लेस टेंडेंसी टू एग्जिस्ट लाइक इन दिस फॉर्म। और उसका एक कारण आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग करेगा हमेशा। और ये बैक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कल मैंने बोली भी थी 2p/3d में। और जब किसी एलिमेंट की टेंडेंसी 4th 5th 6th पीरियड में बिस्मथ में चलेगी, वहां तो 2p/6d तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है, बिस्मथ का साइज बड़ा है, उसका ये जो बॉन्ड है BiO बॉन्ड इज वेरी वीक, इसलिए वो कभी भी Bi2O3 को डाइमराइज नहीं होने देगा। सो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एज Bi4O6। बाकी जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो +3 और +5 दोनों स्टेट्स में बन सकते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज A2O3 A2O5। नाइट्रोजन के तो सारे they exist in form of dimer। सारे के सारे इस फॉर्म में आ सकते हैं। यहां जब मैं बोल रहा हूं कि डाइमर की फॉर्म में जब हम बात कर रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डाइमर की फॉर्म में फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी।
क्योंकि नाइट्रोजन तो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता वैसे भी, नाइट्रोजन पर तो रिस्ट्रिक्शन उसकी वैलेंसी थी। सो अगर मैं सिंपल ऐसा लिख रहा हूँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो ये दिखाना चाह रहा हूं कि इनके ऑक्साइड्स दोनों फॉर्म में रहते हैं। बट अगर किसी ने कहा कि ये डाइमराइज होके A4O6 A4O10 करता है, तो ये काम यहां पर अब की बार ए कौन है? ए कैन बी फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी। आर्सेनिक बिस्मथ। बिस्मथ कभी भी डाइमराइज फॉर्म में नहीं आएगा, और बिस्मथ का तो वैसे भी ये पेंटाहेलाइड बनना ही नहीं, पेंटॉक्साइड बनना ही नहीं, इसलिए बिस्मथ सिंपल Bi2O3 फॉर्म में रहेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर N4O6 भी तो शो कर सकता है, उसमें तो नाइट्रोजन की। बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। N4O6 नाम की कोई चीज बनी ही नहीं आज तक। सर बट 3 बॉन्ड ही तो है नाइट्रोजन के। सिंपल सी बात, अगर N4O6 बनाना होता तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टाइप की सिचुएशन होती। लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम व्हेन द सेंट्रल एटम बिलोंग टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। अपने क्लास नोट्स खोल के देखो केमिकल बॉन्डिंग के। सर केमिकल बॉन्डिंग 1 में आपने पढ़ा जब भी कभी सिंगल बॉन्ड होता है, सेंट्रल एटम, जब दोनों एटम सेकंड पीरियड के हो और सिंगल बॉन्ड हो और लोन पेयर रिपल्शन आ गई, वो कभी नहीं उसे टिकने देगी। सर बैक बॉन्डिंग इसलिए N2O3 कभी भी डाइमराइजेशन नहीं हो सकती। सर यहां पर भी लोन पेयर रिपल्शन क्यों नहीं हम काउंट करें? क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग होने के कारण लोन पेयर का इफेक्ट इस लोन पेयर के साथ मिनिमम रिपल्शन, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने का सबसे बड़ा क्रेडिट है 6 मेंबर्ड रिंग का बनना। पर नाइट्रोजन के केस में डी ऑर्बिटल होता नहीं, तो लोन पेयर रिपल्शन हमेशा रहेंगी। इसलिए नाइट्रोजन का भी कभी भी N2O3 डाइमराइज फॉर्म में आता ही नहीं। अब यहां पर एक छोटा सा सवाल जो आप लोगों ने कभी भी 11th में हमेशा पढ़ा है। मान लीजिए अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, लेट्स से N2O3 N2O5 P4O6 P4O10 AS4O6 AS4O10, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आपके पास ऑक्साइड्स हैं, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, फॉस्फोरस आर्सेनिक +3 फॉर्म है, और यहाँ +5 फॉर्म है। Who will be more acidic? +3 फॉर्म और +5 फॉर्म। ज्यादा एसिडिक करेक्टर का अगर हमें ऑर्डर देखना हो तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। लार्जर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक करेक्टर, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना सामने वाले से लोन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और इफ समवन इज विलिंग टू गेन द लोन पेयर फ्रॉम समवन, इट्स ए लुईस एसिडिक, देन उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा जितना पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम बढ़ेगा। सो इसलिए ट्राई ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में पेंटा ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। सो A2O5 और A2O3 में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वेरी सिंपल, आप सब बता सकते हो मुझे, अगर एक +3 स्टेट में और एक +5 स्टेट में, हु कैन परफॉर्म एज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी है, नंबर ज्यादा होना चाहिए। सो A2O3 और A2O5 में जब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर विल बी मोर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल बी मोर। So this is the again order of their oxidizing power. जितना हायर ऑक्सीडेशन नंबर, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। नथिंग न्यू, ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने क्लास की मतलब इस चैप्टर की बिगिनिंग में बोला था कि नाइट्रोजन इज टिपिकली नॉन मेटल, फॉस्फोरस इज नॉन मेटल, लेकिन आर्सेनिक एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स। तो हमें ये पता होना चाहिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक, दे आर एम्फोटेरिक।
बिस्मथ इज टिपिकली मतलब बिहेव्स लाइक मेटल। तो बिस्मथ का जो ऑक्साइड होगा, बीइंग मेटेलिक बेसिक। ऑक्साइड, इसकी बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगी, इट विल बी मोर लाइक बेसिक। तो आप बता सकते हो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड विल डिक्रीज और इंक्रीज? डाउन द ग्रुप डिक्रीज। डिक्रीज। तो अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि N2O3, P4O6, AS4O6, SB4O6 एंड Bi2O3, और हमें क्वेश्चन में आ जाए कि एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, व्हाट विल बी योर आंसर? Decreases. More non-metallic character Decrease. in the element will bring more acidic character in its oxide. So down the group metallic character increases, decreases? Decreases. Down the group metallic character Increases. बढ़ेगा। Increases. metallic character बढ़ने से down the group metallic character बढ़ता है, और metallic character बढ़ने से इसके oxides में acidic character घटेगा, basic character बढ़ेगा। फिर इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। solubility of oxides, just a minute। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी इनमें से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी Nitrogen वाला। हाइड्रोजन। जितना सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी कर पाएगा। या यूं कह लूं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स विल बी मोस्ट पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसको मोर पोलर बना रहा है। और बिस्मथ में जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो जाती है। तो जो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे मैं बात करूं, इट्स मोर पोलर, इट्स लेस पोलर। तो फिर ये चीज बताओ, जब ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है, तो फिर हु विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर? पोलर वन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते। और वैसे भी हमने कल पढ़ा था नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और बिस्मथ के कंपाउंड्स में जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे थे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा था, घट रहा था? बढ़ रहा था। एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स विल बी लेस सॉल्युबल इन वाटर और मोर सॉल्युबल इन वाटर? Less soluble. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से जब आप फास्फोरस ऑक्साइड्स में जाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो आप ये भी बोल सकते हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आप ये भी कह सकते हो नाइट्रोजन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके कंपाउंड्स में पोलर कैरेक्टर ज्यादा है एंड पोलर लाइक्स पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। फिर आप ये बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। सर इन ऑक्साइड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नाइट्रोजन और वो ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड उसमें कम होगा ना? देखो वो बात मैं मान लेता हूं, पर हम जब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन को भी इफेक्ट काउंट कर रहे हैं। हम प्योर एटॉमिक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, जब आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को भी देखते हो तो तब उससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंजेस हो जाती है। हम सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 3 नहीं देख रहे। अगर वो sp2 है या sp3 है, वो जिस भी फॉर्म में है उसके हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन चेंज। बट इन जनरल आप सबसे अच्छा ये बोलो ना कोवेलेंट कैरेक्टर वाला फंडा, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते भी नहीं है। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पा रहा है, इसलिए इसके ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, तो हमारे पास इनके ऑक्साइड्स के फीचर्स हमने देख लिए एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक जो छोटा सा काम यहाँ करने लगा ना वो ध्यान से सुनना। मैं पर्टिकुलरली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करने लगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स
+1 2 3 4 5 हर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O भी हो सकता है +1 स्टेट में, NO भी हो सकता है, N2O3 भी हो सकता है, N2O4 भी हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो है आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, उनके दो ही तरह के ऑक्साइड्स हैं, P4O6, P4O10, +3 स्टेट में, +5 स्टेट में, AS4O6, AS4O10, +3 स्टेट में, +5 स्टेट में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स हर वैरायटी में दिखा सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है, बट बाकी सबके एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स में 3 5 स्टेट रहेगी। एंटीमनी Sb4O6, Sb4O10, Bi2O3। बिल्कुल, और बिस्मथ के लिए ओनली Bi2O3। So point to be noted here कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैन शो एनी वेराइटी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के हेलाइड्स में अगर लिए। सर इसमें एक लाइन लिखा है, नाइट्रोजन एंड बिस्मथ इन +5 स्टेट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द इंटरवेनिंग। ये तो तुझे मुझे बताना चाहिए, इसका रीजन तो तुझे मुझे बताना चाहिए यार। बिस्मथ जो है वो किस स्टेट में आना चाहता है हमेशा? +3। तो बिस्मथ का कोई भी कंपाउंड जो +5 स्टेट में होगा वो अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा? अनस्टेबल। बिस्मथ खुद को क्या करेगा हमेशा? रिड्यूस। तो फिर वो कौन सा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, अब अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन है? नाइट्रोजन। नॉन मेटल करेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा वो मोर, तो वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग? वीक Powerful oxidizing. More is the non-metallic character, more is the tendency to gain electron. More will be the oxidizing power. यस सर। अब अगर हम बात करें हेलाइड्स की, सर ऑक्साइड की कोई रिएक्शन नहीं है? करेंगे ना, आने वाले टाइम में हम यही तो पढ़ना है। अब हमने जितने भी कंपाउंड्स हैं इन सबके ऑक्साइड्स, इन सब का प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शन, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब करने, यही तो करने इस चैप्टर में। सर N2O4 की जगह पे NO2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट NO2 जो है वो हमेशा N2O4 फॉर्म में रहना चाहेगा, बिकॉज NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो डाइमराइज होता है। अगर हेलाइड्स की बात करें तो हेलाइड्स में भी दे कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ हेलाइड्स, ट्राई हेलाइड्स एंड पेंटा हेलाइड्स। यानी कि AX3 टाइप या AX5 टाइप इन +3 स्टेट और +5 स्टेट। बट यहां पर ट्राई हेलाइड्स में ये -3 स्टेट आ सकती है, खासकर पर्टिकुलरली नाइट्रोजन के केस में, क्योंकि जब नाइट्रोजन NCl3 टाइप में होगा या NBr3 टाइप में होगा, Ni3 फॉर्म में या NF3 फॉर्म में, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। यानी कि जब फ्लोरीन के साथ हम बात कर रहे हैं तो हर एलिमेंट के ऊपर +3 स्टेट होगी, +3 स्टेट। मे बी इट इज PF3, इट इज ASF3, SbF3 और BiF3। और कल बात बोली भी थी कि बिस्मथ का +3 स्टेट का फ्लोराइड आयनिक है, बाकी सबके ट्राई हेलाइड्स कोवेलेंट है, तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बिस्मथ के फ्लोराइड्स में, बिस्मथ का +3 स्टेट का में आयनिक कैरेक्टर इज मैक्सिमम, सो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
लेकिन जब मैं नाइट्रोजन और क्लोरीन में देखूंगा तो नाइट्रोजन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन पे -3 स्टेट है। ब्रोमीन के साथ तो सर्टेनली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Yes, sir. आयोडीन के साथ सर्टेनली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दे कैन फॉर्म ट्राइहेलाइड्स विद -3 स्टेट। और कल हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। सो NF5, NCl5, NBr5, Ni5 does not exist because nitrogen cannot form 5 bonds. अगर मैं यहां बात करूं NF3, NCl3, NBr3 और Ni3 के स्ट्रक्चर में, NF3, NCl3, NBr3, their stability decreases. Stability decreases. सिंपल सा रीजन है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड के एटम का फिफ्थ पीरियड के ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, दैट विल बी वेरी पुअर. सो लार्जर द साइज, वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ. वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, अनस्टेबल इज द कंपाउंड. इसलिए जितने भी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन कभी हैलोजन के साथ आएगा, तो जितना हैलोजन का साइज बड़ा होता जाएगा उतना ये बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जाएगी. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. सो द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहेलाइड्स में नाइट्रोजन का फ्लोराइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर. जबकि मैं जब ये बोल रहा हूं कि ये सबसे स्टेबल है, तो मैं इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ इनसे कंपेयर कर रहा हूं. हालांकि ये भी कोई बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नहीं कैरी कर रहा, क्योंकि लोन पर रिपल्शन यहां भी ज्यादा है. बट जहां पर जितने भी इसकी स्टेबिलिटी जब मैं इनसे कंपेयर करता हूं, दिस बॉन्ड इज प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉन्ड. तो NF3 से Ni3 की स्टेबिलिटी आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे बोलोगे, दिस बॉन्ड इज द वीकेस्ट, दिस बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा लगा रहा हूं. क्या आप मुझे ऑर्गेनिक में फटाफट रिकॉल करके बता सकते हो, -I करेक्टर लगना से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है? -I या -M से घटती है. और हैलोजेंस के केस में आप बोलते हो कि -I इज डोमिनेटिंग व्हेन देयर प्लस. Yes, sir. मैं हैलोजेंस में जब मैं ये देख रहा हूं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को देगा तो दे कैन प्ले द रोल ऑफ लुईस बेस. तो क्या आप मुझे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हो? जब पड़ोस में फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, क्लोरीन वाला का सबसे कम होगा, रिवर्स हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर. हैलोजेंस है, और हैलोजेंस का -I इफेक्ट इज डोमिनेटिंग देन देयर प्लस है. तो मैं हैलोजेंस के -I का ऑर्डर देखो तो सबसे ज्यादा -I कौन लगाएगा? क्लोरीन. तो larger the -I effect, weaker will be the basic strength or more will be the basic strength? Weaker will be the basic strength. तो basic strength का order NF3 least basic, then NCl3, then NBr3, then Ni3. Basic strength का order. And credit goes to -I effect of halogen. सर वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों करता है? लार्जर द, अरे कैसे आप भूल सकते हो ये क्वेश्चन? D is equal to RA plus RB minus 0.09 into difference in electronegativity. कभी ऐसी क्वेश्चन पढ़ी थी? स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन. बॉन्ड लेंथ जो है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लार्जर द साइज, मोर विल बी द बॉन्ड लेंथ. तो जितना नाइट्रोजन का तो रेडियस फिक्स ही है, रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स. आप हैलोजन की साइज बड़ा करते जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ जितनी बढ़ेगी वो वीक बॉन्ड होगा, जल्दी टूटेगा.
ओके आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है, और ये बैक बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ ज्यादा अच्छी होगी या ब्रोमीन के साथ या आयोडीन के साथ? ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ या क्लोरीन के साथ? क्लोरीन कौन से पीरियड का मेंबर है? कौन से पीरियड का? थर्ड पीरियड का। तो ये 2p3d क्लोरीन के 3d ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग होगी। एम्प्टी ऑर्बिटल, ये क्लोरीन के तीनों p ऑर्बिटल तो यहाँ यूज्ड है, px py pz में, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है। p ऑर्बिटल तो क्लोरीन के पास कोई फुली फिल्ड है ही नहीं, सॉरी एम्प्टी तो है ही नहीं। क्लोरीन के पास अगर कोई एम्प्टी है तो वो उसका d ऑर्बिटल ही। तो d ऑर्बिटल में 2p pi 3d pi और यहाँ 2p pi 4d pi 2p pi 5d pi, विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? ये स्ट्रेंथ तो उससे ज्यादा वैसे भी हो जाएगी, बट मैंने ये जो बैक बॉन्डिंग वाला इफेक्ट है यहाँ क्यों नहीं काउंट कर रहा? क्योंकि मुझे पता है बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट जो भी होगा वो जो भी होगा वो मीजोमेरिक इफेक्ट होगा या इंडक्टिव इफेक्ट होगा। जब ये बैक बॉन्डिंग की बातें होती हैं, p pi p pi या p pi d pi, ये कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट या मीजोमेरिक? और हैलोजेंस के केस में कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? इंडक्टिव। मैं यहाँ पर देख भी नहीं रहा वो बैक बॉन्डिंग के इफेक्ट, वो सिर्फ यहाँ देख रहा हूँ। वैसे भी तो बैक बॉन्डिंग करेंगे भी नहीं ना। पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी को देखना है तो मेरा प्राइमरी फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज कंट्रोल्ड बाय द साइज। हालांकि ये कोई कह सकता है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, पर वो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जितनी भी है वो इनसे तो मच बेटर है, 2p pi 3d pi। हालांकि हैलोजेंस का m इफेक्ट उतना डोमिनेटिंग नहीं होता, बट इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करनी है तो चाहे आप साइज से देख लो, चाहे आप बैक बॉन्डिंग से देख लो, क्लोरीनेटेड कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल देन ब्रोमीनेटेड और आयोडाइड्स। ओके अब फिर सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लो कि अगर मेरे पास एक PCl3 है और एक PCl5 है, AsCl3 है, AsCl5, SbCl3 और SbCl5। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या देखना? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, more will be the positive charge, more will be covalent, will be the covalent character। तो ट्राईहेलाइड्स, ट्राइक्लोराइड्स ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करेंगे या फिर पेंटाक्लोराइड्स? पेंटाक्लोराइड्स, दे आर मोर कोवेलेंट। वैसे भी कोवेलेंट कैरेक्टर जब भी देखना ना, तो आप उसको यहां से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर मुझे PCl3 बनाना होता ना, PCl3, तो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p3 फास्फोरस के पास पहले से 3 ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो 3 बॉन्ड बनाने हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जरूरत है? नो सर। पर जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करने की जरूरत पड़ गई, यानी कि d ऑर्बिटल को आपने ले लिया, तो हमेशा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डी में एक्साइट करना पड़ता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए ट्राईहेलाइड्स के कंपैरिजन में पेंटाहेलाइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑलवेज मोर। और अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए आपसे, अगर मैं इनकी ज्योमेट्री की बात करूं, कोई भी ज्योमेट्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ PCl3, PBr3, Pi3, and let's say TF3. Can you compare bond angle? Yes sir, iodine बॉन्ड एंगल क्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन में टर्मिनल एटम का साइज बड़ा हो रहा है।
जितना टर्मिनल एटम का साइज बड़ा होगा उतना इनके बीच का रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। लार्जर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, more will be the bond pair repulsion. So bond angle from PF3 to PI3 will increase, बढ़ेगा. So bond angle increases. Bond angle from PF3 to PCl3 to PBr3 and PI3 increases because of large bond pair repulsion. ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि increase in size of terminal atom. ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सेंट्रल एटम पर ज्यादा होगी तो वहां पर रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो हम तब देखते थे जब हमारा 4 फैक्टर मैंने बताए थे बॉन्ड एंगल के लिए, वो हम तब देखते थे जब सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, उसके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो, या फिर सॉरी नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है बट सेंट्रल एटम चेंज हो रहा हो। यहाँ पर सेंट्रल एटम नहीं चेंज हो रहा, सराउंडिंग एटम चेंज हो रहे, वो तब देखते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अगर देखना होता तो ये मैं इस केस में बोलता, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आपसे इनके बीच का डिफरेंस बोलता, NCl3 PCl3 AsCl3, इनका बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करना होता, अगर सेंट्रल एटम की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम है, उनके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, बट सिर्फ इतना सेंट्रल एटम बदल रहा हो, तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें करते थे कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, phosphorus is less electronegative, chlorine is more electronegative, chlorine is more electronegative. तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन स्पेयर को अपनी तरफ पुश करेगा, तो वहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता था। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आप तब देखते हो जब आपका सेंट्रल एटम चेंज हो रहा हो। यहाँ पे सराउंडिंग एटम जब चेंज हो रहे हैं, वो भी एक ही फैमिली के, तो साइज पे जाके, साइज ऑफ द हेलोजन पे जाके बात होगी, साइज ऑफ द टर्मिनल एटम बड़ा होगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगी। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि बॉन्ड लेंथ देखने के लिए Ra प्लस Rb वाला जो आपने बताया था फॉर्मूला, तो सर तो इसमें फास्फोरस और आयोडीन के बीच में Ra प्लस Rb यानी दोनों रेडियस का सम ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल मैंने तब आपस में रिलेट किए थे जब मुझे एस कैरेक्टर बताना था। मैंने कहा था जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जब ये इक्वेशन का भी बात उठी थी कि cos थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस, मैंने कहा था कि जितना बॉन्ड एंगल बड़ा होगा एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा, ये यानी कि तब जब सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। अगर मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है तो सर ये नहीं कह सकते ना कि हमेशा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का आपस में इनवर्स रिलेशन सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब आप ऐसे दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल रिलेट कर रहे हो जिसमें सेंट्रल एटम तो सेम है पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। हाइब्रिडाइजेशन अगर बदल गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर याद हो तो मैंने ये कंपैरिजन इसमें करवाया था, यहां पर मेरा सेंट्रल एटम सेम है कार्बन, अगर मुझे CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी होती, जबकि CH बॉन्ड पे यहां पर Ra और Rb सेम है, A इज कार्बन B इज हाइड्रोजन। अब मुझे ये डिफरेंस देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे उनकी बॉन्ड एंगल को देख रहा हूं कि ये बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइजेशन है 180 डिग्री, जिसके कारण यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है। S कैरेक्टर ज्यादा है तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होंगे,
और जितना कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अब मैं इस पे जाके बात डाल दूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो इन दोनों में, भले ही वो सारे कार्बन है पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर बिकॉज यहाँ बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, एस कैरेक्टर इज मैक्सिमम, दिस इज sp sp2 sp3। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। This carbon is most electronegative than hydrogen, so difference in electronegativity बढ़ गया, तो bond length यहाँ की सबसे छोटी हो गई। Is that clear? You got this point? हाँ सर। अब फिर आपको ये पता होना चाहिए सिंपल सी चीज कि अगर ट्राई हेलाइड्स की मैं बात करूं, PCl3 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कौन सी होगी? मॉलिक्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक। और PCl5 जब होगा, पिरामिडल। ट्राइहेलाइड्स आर पिरामिडल, ट्राइहेलाइड्स हैव पिरामिडल ज्योमेट्री, and pentahalides are trigonal bipyramidal। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और फिर अगर क्विक रिवीजन, क्या यहाँ की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दिस इज एक्सियल बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल PCl बॉन्ड is longer than equatorial PCl bond. So trihalides are having pyramidal geometry, pentahalides are trigonal bipyramidal. Okay. अब स्टेबिलिटी की बात तो यहां पर हमने कर ही ली कि फ्लोराइड्स ज्यादा स्टेबल थे, आयोडाइड्स कम स्टेबल थे। BiF3 आयनिक हो चुका है, ठीक है। अब एक लास्ट में बचा रिड्यूसिंग नेचर। Pi3, PBr3, PCl3 और PF3। अगर रिड्यूसिंग नेचर की मैं बात करूं, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब ये कौन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, खुद की ऑक्सीडेशन करे। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जब आपने अभी यहां पर ये देख लिया फॉस्फोरस कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, फ्लोरीन के केस में या आयोडीन के केस में? आयोडीन। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन रिच कहां होगा ज्यादा? आयोडीन। इसका माइनस आई इफेक्ट अगर मैं देखूं तो फॉस्फोरस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है? आयोडीन वाले में। Pi3। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, किसी को इलेक्ट्रॉन देना आसान है? फॉस्फोरस ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, इसलिए रिड्यूसिंग पावर आयोडाइड्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू PBr3, PCl3 एंड PF3। सो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस बिकॉज सेंट्रल एटम is more electron rich here and central atom is electron deficient। हालांकि कोई ये क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से आपसे कर सकता है कि यहां फ्लोरीन फॉस्फोरस के साथ बैक बॉन्डिंग में जा सकता है वेकेंट d ऑर्बिटल में, तो 2p/3d होगी, तो फॉस्फोरस पे तो नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस पे तो नेगेटिव आएगा, ये कहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो आप उसको क्रॉस कैसे कर सकते हो? फ्लोरीन जब अपना लोन पर बैक बॉन्डिंग में देगा तो यह डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है जब वो पाई बॉन्ड बना रहा है? फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट प्लस एम, और हेलोजन का कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है? फिर हम प्लस एम इफेक्ट के बेस में से जस्टिफाई नहीं करेंगे। इसलिए बैक बॉन्डिंग देख के आप ये बात सही है कि फॉस्फोरस पे नेगेटिव करेक्ट चार्ज आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो हम ये भी देखेंगे कि हम उस बैक बॉन्डिंग से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने वाले हैं। जब आप रिड्यूसिंग नेचर की बातें करते हो तो पहली बात तो रिड्यूसिंग नेचर में हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम कहां इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। और अभी आपने इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा था, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं बात करूं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में बेसिक स्ट्रेंथ आयोडाइड की ज्यादा थी
और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या था? कौन अपना लोन पे इजीली डोनेट करेगा, और जो लोन पे डोनेट करेगा वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो बेसिक कैरेक्टर तो आयोडाइड का ज्यादा फ्लोराइड से, और जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो लोन पर इजीली डोनेट कर सकता है किसी को, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सो इसलिए आयोडाइड्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन फ्लोराइड्स। क्रेडिट गोज टू देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर कोई ये कह दे कि भाई सपोज करो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता तो हम उसको पानी में डिसॉल्व करके देखते हैं। किसी कंपाउंड को पानी में डाला और फिर देखना होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। आप उसको तब भी जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? PI3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा, फॉस्फोरस और आयोडीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फॉस्फोरस और आयोडीन। आयोडीन हैलोजन फैमिली, फॉस्फोरस ग्रुप 15, ये ग्रुप 17। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फॉस्फोरस। नहीं पता? नो, आयोडीन। आप कैसे भूल सकते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस और हाइड्रोजन तो नियरली सेम है। और अगर मैंने ये पूछा होता HI में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप क्या बोलते? किस पे कौन सा चार्ज देते? दोनों में आयोडीन पे नेगेटिव देते हैं ना। यस। तो आप ये कैसे भूल रहे हो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है? तो आयोडीन और फॉस्फोरस में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आयोडीन। सो आयोडीन पे नेगेटिव और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव। तो वाटर में कौन सी चीज आयोडीन को मिलेगी, कौन सी चीज फॉस्फोरस को मिलेगी? अगर यहाँ H पॉजिटिव और OH माइनस, फॉस्फोरस को कितने OH माइनस? 3 बॉन्ड है ना यहाँ पे, 3। फॉस्फोरस पर 3 OH। हु इज दिस? H3PO3। क्या ये H3PO3 का सही स्ट्रक्चर है? नो। P डबल बॉन्ड O। इसलिए जब भी मैंने आपके सामने H3PO3 लिखना हो, अगर मैं उसको इस फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो आप इसको OH दे रहे हो। आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हो? एक जो अभी मैंने आपको बोला कि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, आपको कैसे माइंड में ये रहेगा? यहां से अब ध्यान में रहेगा कि जब HI बॉन्ड होता है तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन जैसी है, तो आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव, तो इसे वाटर की तरफ से OH जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की तरफ से जब आप इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हो, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फॉस्फोरस के D ऑर्बिटल में रखता है, इसलिए फॉस्फोरस को OH ग्रुप मिलेगा। OH ग्रुप वाटर, OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर फॉस्फोरस के D ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने जा रहा है, तो फॉस्फोरस के पास OH ग्रुप आएगा। इसलिए जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो फॉस्फोरस को वाटर का OH मिलता है और आयोडीन को H मिलता है। और अगर आप ये चीज 3 बार कर दो तो मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना चाहिए? फॉस्फोरस पे 3 बॉन्ड ब्रेक करके 3 H3PO3 which is H3PO3 बिकॉज फॉस्फोरस के हाइड्रोक्साइड एसिडिक है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या फिर मेटल है? फॉस्फोरस नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक या बेसिक? नॉन मेटल के कंपाउंड एसिडिक। तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको आपको इसी फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन एसिडिक की है। यहां से कोई इसे बेस भी समझ सकता है। इसलिए फॉस्फोरस का जब फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो H3PO3 मिलेगा, पर साथ में क्या बनेगा? साथ में 3HI। This is highly acidic. This is strongly acidic. Strong acid पानी में डिसोसिएट करके क्या बना देगा? I2। मतलब एसिड है ना, एसिड विल डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो I2 बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ, बिल्कुल भी नहीं, अभी कैसे बनेगा?
मैंने कौन सा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला? मैंने यहाँ पर पानी डाला हुआ है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डाला ही नहीं। पर एसिडिक मीडियम तो I2 बन जाता है ना। वो तो खुद का ही एसिडिक मीडियम है, I2 बनेगा, पर कुछ डालो तो सही रिडॉक्स करने के लिए। जो तुम बोल रहे हो ना वो बात बिल्कुल ठीक है। X माइनस गोज टू X2 इन एसिडिक मीडियम व्हेन इट अंडरगो रिडॉक्स। और रिडॉक्स कब होगी? जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों डालोगे। H3PO3 तो एसिड, मीडियम एसिडिक रखो। अब अगर मैं यहां बात करूं PBr3 का, सर H3PO3 तो एसिडिक है। हाइड्रोलिसिस तो कभी रिडॉक्स नहीं है। हाइड्रोलिसिस किसी का पानी में घुलना, ये थोड़ा ना रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर किसी का पानी में डेसोलेशन रिडॉक्स करवाना ना, वो सिर्फ ज़ीनॉन के कंपाउंड है, वो ग्रुप 18 में पढ़ेंगे। इसलिए जब तक आप किसी का वाटर में रिएक्शन करवाते हो, देयर इज नो चेंज इन रिडॉक्स। जब आपने खुद ही बोल दिया इसे, जब आपने खुद बोला इसे H दो, इसे OH दो, तो आप एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हो, फिर आप रिडॉक्स कैसे सोच सकते हो? जब आपने बोला इसे H पॉजिटिव, इसे OH माइनस, यानी कि आप रिडॉक्स रिएक्शन तो कर ही नहीं रहे, आप तो एसिड बेस रिएक्शन दे रहे हो। इट इज गेनिंग H प्लस, इट इज गेनिंग OH माइनस। सो PBr3 के हाइड्रोलिसिस से बताओ क्या बनेगा? PBr3 के हाइड्रोलिसिस से H3PO3 HBr क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में वो हमेशा डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। इसी तरह PCl3 अब मुझे ये बताओ I माइनस Br माइनस Cl माइनस में हु इज बेटर रिड्यूसिंग, जिसकी किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है? रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता? रिड्यूसिंग पावर इलेक्ट्रॉन देने की। हु इज बेटर रिड्यूसिंग? I माइनस। तो इन तीनों में कौन पानी के अंदर जाने पर I माइनस जनरेट करेगा? सिर्फ ये Br माइनस देगा, ये Cl माइनस देगा, ये F माइनस। तो मेरा सिर्फ इतना पॉइंट ये है कि इन सब में से अगर कोई बोले ना कि हु इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, Pi3 इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इवन इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में भी ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा तो I माइनस बन रहा है, इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर का क्रेडिट I माइनस के पास चलाएगा जब आप बातें एक्वस सोल्यूशन की करोगे। सो रिड्यूसिंग पावर of I minus is more than Br minus, more than Cl minus, than F minus. So reducing power of iodides is more than bromides, more than chlorides, more than fluorides. सर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा होगा ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। हाँ वो तो ये तो हमेशा ही है। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर का उल्टा ऑर्डर बेसिक कैरेक्टर का, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर का उल्टा तो फिर कैरेक्टर Cl माइनस रिड्यूसिंग सबसे कैरेक्टर का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो कौन Cl, कौन? F माइनस। हाँ F माइनस, उसके फिर Cl माइनस, तो फिर उसको रिवर्स। हम कभी भी इनको मिक्स नहीं करते। जब हम बात कर रहे हैं ना कि पहली बात तो जब हम ये बोल रहे हैं कि फास्फोरस किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो हम यहाँ बात रिड्यूसिंग पावर की ही कर रहे हैं। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी की बातें कहीं नहीं करते, इसलिए हम कभी भी नहीं मिक्स करते ऑक्सीडाइजिंग पावर को उल्टा करके रिड्यूसिंग पावर बोले। जब रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखना है तो रिड्यूसिंग पावर ही देखो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देखना है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ही देखो बस। सर प्रोडक्ट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर भी नहीं सकते फुल लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ वो तो है ही है। सर प्रोडक्ट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन, स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है। अब तुम ये कह रहे हो कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, वो तब होती है जब हाइड्रोलिसिस ना हो। यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर कोई एसिड बेस रखा होता वाटर में तो मैं सॉल्वेंट है मेरे लिए इस वक्त, मैं तो इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ वाटर के साथ। वाटर खुद लुईस बेस बना हुआ है,
तो इसलिए यहां पर इस चीज की चिंता नहीं करने की जरूरत, अपने स्ट्रॉन्ग एसिड यहां बना दिया क्योंकि यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है। Cl माइनस तो कभी ये तो बाय डेफिनेशन है। हमने आयनिक में पढ़ा था। जब आप ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस सब करते हो तब आप किसी को पानी में डिसॉल्व करके बताते हो व्हाई इट्स सॉल्यूशन इज एसिडिक, बिकॉज पानी में ये एसिड जनरेट कर रहा है। वाटर के साथ थोड़ा ना बोलते प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बन गया जी। ओके, अब जो चीज यहां पर काम की है, आपके पास शीट में एक टेबल बनी हुई है जो आप ऐसे समझोगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। नाइट्रोजन के ये सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, फॉस्फोरस के 3, आर्सेनिक एंटीमनी के ये 2, बिस्मथ का ओनली फ्लोराइड। मतलब अगर ये सवाल ऐसे आ जाए ना आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट Ni3PI5 नहीं, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसे देखो, ये जो भी मैंने टेबल बनाया पेंटाहेलाइड्स के लिए, पेंटाहेलाइड में किसी का कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बना, +5 स्टेट में सारे NP। हाँ, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स कभी नहीं दिखाएगा। तो पेंटाहेलाइड में कुछ नहीं बनेगा, ना नाइट्रोजन का पेंटाफ्लोराइड, ना पेंटाक्लोराइड, ना पेंटाब्रोमाइड, ना पेंटाआयोडाइड। फॉस्फोरस के पेंटा में पेंटाफ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, PI5 does not exist, does not exist। आर्सेनिक के साथ पेंटाब्रोमाइड, पेंटाआयोडाइड does not exist। सेम फॉर एंटीमनी। लेकिन बिस्मथ के साथ ओनली पेंटाहेलाइड, सिर्फ F5, और कोई होता ही नहीं बिस्मथ के केस में। अब इसको कैसे समझना, कल जो मैं यहां पर एक ड्राइंग बना रहा था कि अगर मैं सेंट्रल एटम के अराउंड बड़े बड़े साइज के एटम रखने शुरू कर दूं तो जितना लार्जर साइज होता जाएगा उतना इनके बीच का वंडरवॉल रिपल्शन मॉलिक्यूल तोड़ देगा। तो फॉस्फोरस जब जैसे जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बना रहे हो तो आप सेंट्रल एटम सेम रख के सराउंडिंग एटम बड़े करते जा रहे हो, तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी खत्म होती जाएगी। इसलिए फॉस्फोरस के केस में आयोडाइड नहीं बनेगा, PI5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब आपने आर्सेनिक एंटीमनी तक ले आए तब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि यहां पर आर्सेनिक का साइज तो बढ़ गया था, तो बड़ी चीज तो बड़ा साइज देख सकती, कंट्रोल कर सकती है। तो यहां पर सिंपल सा रूल ये है, ड्रैगोस रूल लग रहा है। ड्रैगोस रूल क्या लग रहा है? लोन पेयर नहीं है सर। नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूं। आर्सेनिक के साथ अगर ये कंपाउंड है तो आर्सेनिक की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए थी? sp3d। sp3d सेंट्रल एटम अगर 4th 5th पीरियड का चला गया, 3rd 4th 5th 6th पीरियड में चला गया, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो गई, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आ जाए, तभी हम ड्रैगोस रूल देखते थे। पर आज मैं उसका कुछ डिफरेंट वर्जन पढ़ाने लगा हूं फर्स्ट टाइम, इसलिए आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। If central atom belongs to 4th, 5th,
6th period. And surrounding atoms are less electronegative, or of larger size. Larger size का मतलब 4th period, 5th period, 6th period तक के हैं. Central atom will not participate in hybridization. Actually इसे मैं एग्जैक्ट ड्रैगोज रूल नहीं बोलना चाहता, मैं यहां पे बोलूंगा लाइक एग्जैक्ट वो नहीं है ड्रैगोज रूल, पर ड्रैगोज रूल जैसा कुछ है. क्या है? मान लो मैं आर्सेनिक की बात कर रहा हूं. आर्सेनिक की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10 4p3, मतलब 4s2 4p3. अगर आर्सेनिक को 5 बॉन्ड बनाने, 5 बॉन्ड, तो इसको अपने ऑर्बिटल को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में भेजना पड़ेगा, तभी 5 बॉन्ड बना पाएगा. और मान लो इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, जंप कर दिया. इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड. तो ये जो प्रमोशन है ना, ये एंडोथर्मिक है. ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है. इलेक्ट्रॉन को जंप करके हायर ऑर्बिटल में भेजना. मान लो ये चला गया, तो फिर अगला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन का होता था कि ये सारे ऑर्बिटल मिक्स होके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे. सबका नाम sp3d, 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 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन. फिर हम कहते थे कि दे विल अरेंज इन प्रॉपर ज्योमेट्री. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए. ये आर्सेनिक ने तैयार कर लिए. अब अगर इनको ओवरलैप करने वाला ऑर्बिटल कोई भी मिले, कोई भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल सराउंडिंग एटम का, तो यहां पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है. अगर बनने वाला बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, यानी कि ये ओवरलैपिंग इज वेरी वीक, तो जो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो कंपनसेट नहीं होगी. अगर ये स्टेप एंडोथर्मिक है तो ये स्टेप एक्सोथर्मिक है. और अगर एक्सोथर्मिक स्टेप में एनर्जी रिलीज उतनी नहीं हुई जितनी कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए चाहिए, फिर ये मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा. और ये ओवरलैपिंग वीक कब हो जाती है? जब सेंट्रल एटम भी 4th 5th 6th पीरियड के हो जाते हैं, सराउंडिंग एटम भी 4th 5th 6th पीरियड के हो जाते हैं. बिकॉज उनके क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स का क्वांटम नंबर जितना बड़ा हो जाएगा उतनी ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ घट जाती है. क्वालिटी ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस. तो जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत कम रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए या हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए चाहिए. इसलिए ऐसे केस में मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता. इसलिए जितने भी ये एलिमेंट हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी के कंपाउंड, ये जब ब्रोमीन आयोडीन आने शुरू हो जाते हैं, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते अपने पेंटा फॉर्म में. They don't allow their d orbital to participate in bonding when surrounding atom is large size. तो मैंने जब यहाँ पे अभी लिखा था ना like Drago's rule, तो मेरा ये कहने का सिर्फ मतलब था ड्रैगोस रूल की, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ना, ये एक्सप्लेनेशन ड्रैगोस रूल की थी.
लेकिन वो हम जस्टिफाई वहां कर रहे थे जहां पर सेंट्रल एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का हो, उस पे कम से कम एक लोन पेयर हो, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। तो वहां जो ड्रैगोस रूल का एक्सप्लेनेशन दिया था वही एक्सप्लेनेशन यहां चल रहा है, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है या नहीं। क्योंकि अब सेंट्रल एटम अगर साइज में बहुत बड़ा हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पीरियड का हो गया, और सराउंडिंग एटम भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पीरियड के हो गए, फिर ये कंडीशन ही जरूरी लोन पेयर होना। प्रॉब्लम ही यहां पे आ जाएगी जब आपको डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाना है हाइब्रिडाइजेशन में, तो लास्ट स्टेप में जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, जब आयोडीन का ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे या ब्रोमीन का ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे, एनर्जी जो रिलीज हो रही हो वो प्रमोशन करने के कंपैरिजन में ज्यादा तो हो, तब तो हो जाएगा ये काम। इसलिए अगर ये मान लो साइज छोटा होता है इस ऑर्बिटल का, सेकंड पीरियड का होता, थर्ड पीरियड का होता, तो ओवरलैपिंग हो जाती, अच्छी हो जाती। अच्छी ओवरलैपिंग मतलब एनर्जी रिलीज होती जो इस हाइब्रिडाइजेशन वाली एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंपनसेट कर देती। इसलिए जब सेंट्रल एटम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के आ गए, सराउंडिंग एटम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के हो गए, तो फिर वहां पे लोन पेयर की कंडीशन कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर वहां सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर आपको डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कंडीशन सिर्फ इतनी है, अगर आपके सेंट्रल एटम को मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने के लिए डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो फिर सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों बड़े साइज के नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो पाएगी। यहाँ पे कम एनर्जी क्यों रिलीज होगी? अरे जो एनर्जी रिलीज हो रही बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में, ये कभी पड़ा था? लेट्स से एक ऑर्बिटल 1s3p की ओवरलैपिंग से बन रहा हो, एक बॉन्ड 1s3p की ओवरलैपिंग से बने, एक 1s4p की ओवरलैपिंग से बने, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक? 1s3p और स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो अभी तूने ही तो अभी फटाफट नाम बोला था, स्टीवेंजन शोमेकर। ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर बड़ा होगा तो साइज बड़ा होगा, बॉन्ड वीक बनता जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती जा रही है। सो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी जितना साइज बड़ा होता जाता है, क्योंकि इन ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत कम है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, तो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो कम मिलेगी, बॉन्ड पेयर बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत कम रिलीज होगी। वो इस प्रमोशन के लिए एनर्जी जो रिक्वायर है उसको कंपनसेट नहीं कर पाती। इसलिए जब भी कभी सेंट्रल एटम फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के हो जाते हैं, सराउंडिंग एटम भी फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के हो जाते हैं, तो फिर ये कंडीशन नहीं होती कि वहां पे लोन पेयर है या नहीं, बट कंडीशन ये होती क्या उस मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट कराने के लिए डी ऑर्बिटल की जरूरत है। और अगर डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ रही है फिर आप बोल दोगे नो, दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। इसलिए आर्सेनिक के पेंटाहेलाइड्स, एंटीमनी के पेंटाहेलाइड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिस्मथ को तो पहले कल डिक्लेयर कर दिया था कि वो +5 स्टेट में आएगा ही एक शर्त में, जब आप बिस्मथ के साथ फ्लोरीन आते हैं। बिस्मथ पे तो +3 स्टेट ही है हमेशा। अब जब ट्राइहेलाइड्स बनाने होते हैं, ट्राइहेलाइड्स में इन्हीं 3 ऑर्बिटल की जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ट्राइहेलाइड्स में सब एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ट्राइहेलाइड्स में NCl3, NBr3, Ni3, NF3, similarly PF3, PCl3, PBr3, Pi3, आर्सेनिक का फ्लोराइड, आर्सेनिक का क्लोराइड, आर्सेनिक का ब्रोमाइड, हर कोई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस के लिए बिस्मथ आ गया। हेलाइड्स तो सबके एग्जिस्ट करते हैं, पेंटाहेलाइड्स नाइट्रोजन के एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन इज नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, आउट। बिस्मथ पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा क्योंकि बिस्मथ को +5 स्टेट में आना ही नहीं है, और अगर +5 स्टेट में आना है तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ। आर्सेनिक एंटीमनी में जब आप चले गए तो हमने ये वाला रोना धोना शुरू कर दिया कि डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा। और सेम स्टोरी तब हो गई जब फास्फोरस के केस में फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड तक तो सब कुछ अलाउ हो रहा था, जैसे आयोडीन आ गया
ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो इस ओवरलैपिंग के दौरान एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो जो फास्फोरस को प्रमोशन के लिए चाहिए एनर्जी, उससे कंपनसेट नहीं कर पाती, इसलिए PI5 भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी बोलिए बेटा। सर आपने बोला कि पहले उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए होगी वो एंडोथर्मिक होगी, और उसके बाद जो तो आप ये सोचना शुरू करके पहले ये स्टेप होगा फिर बाद में वो होगा। आपको आपने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी, हम नेट रिजल्टेंट की बात करते हैं, नेट डेल्टा जी क्या है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक है, सेकंड स्टेप एक्सोथर्मिक है, ओवरऑल प्रोसेस का जो नेट होगा वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोसेस होगी या नहीं होगी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो मैं अब यहां पर ये इसी फॉर्म में लिखवा रहा हूं। व्हेन द सेंट्रल एटम belongs to 4th, 5th, 6th or 7th period, as well as surrounding atom belongs to 4th, 5th, 6th, 7th period, and if to exist the molecule, d orbital is required to participate in hybridization. It never happens because energy required for hybridization of central atom does not get compensated by bond formation between the hybrid orbitals of central atom with atomic orbitals of surrounding atom. हालांकि कुछ कुछ केसेस में अगर ये थर्ड पीरियड का भी हो जाए ना, सराउंडिंग एटम अगर थर्ड पीरियड का भी हो जाए कुछ कुछ केसेस में, तब भी ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेम रीजन हम देते हैं, SCl6 डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि सल्फर थर्ड पीरियड का, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का, तब भी ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, सेम प्रॉब्लम। इसलिए आप यहां पर स्टार पॉइंट बना के रखोगे कि भले मैंने आपको बोला 4, 5, 6, 7, तो क्या ये समस्या तब भी आ सकती है अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का हो, सराउंडिंग एटम भी थर्ड पीरियड का हो? पॉसिबल है। ऐसी एग्जांपल है SCl6 डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए रीजन भी दे सकते हैं कि Cl- में वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो सल्फर को नहीं, वहां रीजन हम ये देते हैं कि सल्फर के ऊपर 6 क्लोरीन का रिपल्शन मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट नहीं करने देता, पर वो एक्चुअल रीजन ये है। जैसे मैंने बोला ना PI5, जबकि सेंट्रल एटम तो थर्ड पीरियड का है, यहां पे मैंने तो 4, 5, 6 लिखवाया, क्योंकि ये कोई कंडीशन रिजिड नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। समटाइम्स थर्ड पीरियड के ऊपर किसी दूसरे ग्रुप का सबसे बड़ा साइज का एटम जब आ जाए तब भी ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप यहां पर ये इसी तरह से नोट करके रखोगे, PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली ICl7 डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि सराउंडिंग एटम तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का।
इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये तो हमेशा फॉलो होगा, बट समटाइम्स कुछ कुछ केसेस में सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड का हो या सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड के हो, ऐसे केस में भी ये समस्या आती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर HCl6 एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, तो फिर अगर मैंने सराउंडिंग एटम इससे बड़ा किया, ब्रोमीन रख दिया, SBr6 Si6, वो तो वैसे ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। जब HCl6 के साथ एनर्जी कंपनसेट नहीं हुई, तो जब आप क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन लगा दोगे, साइज तो और बड़ा हो गया सराउंडिंग एटम का, तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से रिलीज होने वाली एनर्जी कभी कंपनसेट नहीं होगी। सर FS6 तो करता है ना? हाँ, यानी कि SF6 एग्जिस्ट कर लेगा, HCl6, SBr6, Si6 नहीं करेगा। फॉस्फोरस के साथ PF5, PCl5, PBr5 एग्जिस्ट कर लेगा, बट Pi5 नहीं करेगा। और जैसे ही आप फोर्थ फिफ्थ में चले गए, फिर ये मेरे वाली लैंग्वेज आनी शुरू हो जाएगी। सर Pi5 तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि I- को रिड्यूस कर देगा, ये तो सही में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट देता है फॉस्फोरस का +5। बिल्कुल सही, लेकिन पॉइंट ये आ रहा कि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग कब बोलोगे ना, जब वो पहले एग्जिस्ट तो करे, तभी तो I- फॉस्फोरस को रिड्यूस करेगा। इसलिए जहां जहां मुझे लगता है कि भाई ये मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वहां मैं खुद ही बोल दूंगा, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखो। अब लास्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इनका, जब इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री चलती है ना, मुझे ऐसा लगता है 1.5 घंटे की क्लास तो कुछ भी नहीं होती, ऐसा लगता क्या था, आधा घंटा लगता है मुझे पूरी क्लास। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे मैं आपके सामने ये कुछ रिएक्शंस दिख रहा हूँ, लाइक कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोडियम आर्सेनाइड का हाइड्रोलिसिस, लेट्स से जिंक एंटीमोनाइड का हाइड्रोलिसिस, तो पहले आप बताओ कैल्शियम और फास्फोरस में किस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बताओ, हु विल बी कैल्शियम पॉजिटिव। जस्ट डू दिस, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, कैल्शियम पे +2, फास्फोरस पे -3, सोडियम पे +1, आर्सेनिक पे -3, जिंक पे +2, एंटीमनी पे -3। तो वाटर में कौन सी चीज किसको देनी है डिसाइड करो। जो नाइट्रोजन फैमिली के आ रहे हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सब पे -3 चार्ज आ रहा है। तो चेक करो इनको आप वाटर में से क्या चीज प्रोवाइड करोगे, H पॉजिटिव या OH माइनस। कितने कितने H दो, चार्ज -3, 3। प्रोडक्ट बताओ क्या बने, H दो, इसे OH दो। कैल्शियम पे +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2, कैल्शियम का ऑक्सीजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। So you are on mute. सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। ओके, सो सोडियम का हाइड्रोक्साइड आर्सीन, जिंक का हाइड्रोक्साइड बिस्मथीन, एंड ऑल दीज एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एज पॉइजनस गैसेस। कल पढ़ा भी था हाइड्राइड्स। तो अगर कैल्शियम नाइट्राइड आ जाए, कैल्शियम नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो ये बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाइड्राइड्स का।
आई थिंक ये रिएक्शन क्लियर है सबको, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. अच्छा, अब हेडिंग बनाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। आज हम जो कर रहे हैं ना रिएक्शंस वाला पार्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सर शीट में दिया हुआ है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोजन का करें। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर शीट में दिया हुआ है ये क्या ये मेथड जो ऑफ मैंने लिखा है? प्रिपरेशन। हाँ मुझे Yes, sir. मालूम है, बिल्कुल मेरे सामने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स करके हेडिंग है। ओके, अब हेडिंग बनाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के मैं आप पहले कॉपी पे कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ मुझे बताओगे कि आपने ये रिएक्शन पढ़ ली हुई है जो मैंने कभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताई थी। इफ आई हीट इट, हैव यू वाटर निकलेगा। अमोनियम नाइट्राइट पढ़ा? यस सर। अमोनियम सॉल्ट, क्या हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंड्स पढ़ा था? यस सर। उसमें अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पढ़ी। Yes, sir. सो रिमूव वाटर, नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर आपके पास अमोनिया बन गई तो अमोनिया में अगर मैं कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो ये नाइट्रोजन गैस तक उसे ऑक्सीडाइज करेगा। रिएक्शन वाला पेज खोलो, रिएक्शन वाला पेज, मुझे लगता है मैंने वहां पर ये लिखवाया नहीं, चेक करना। हाँ सर, ये नहीं लिखवाया। अगर ये लिखवाया नहीं तो अब उस वहां पर भी ये नोट करो। अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? लाइक कॉपर ऑक्साइड, इट कैन बी हाइपोक्लोराइट आयन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी ये रिएक्शन ऐसे आ जाती है, सपोज अमोनिया विद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें कैल्शियम +2 स्टेट में है और यहाँ OCl- और Cl- 2 एनायन है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ये पता होना चाहिए। ये क्लोरीन तो अपनी -1 स्टेट में है, तो क्या ये कौन सा एजेंट बनेगा? ये कौन सा एजेंट बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन को -3 से 0 स्टेट में ले जाना। किसी का माइक बहुत डिस्टर्बिंग नॉइस करता है, आप मत बोलो, आप सिर्फ सुनो। राज, तो अमोनिया में नाइट्रोजन -3 स्टेट में है, अगर उसे ऑक्सीडाइज होकर 0 में लेके जाना है तो उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये क्लोरीन का रोल नहीं है। अगर आप इस आयन में हाइपोक्लोराइट आयन में चेक करो, क्लोरीन किस स्टेट में? +1। हाइपोक्लोराइट आयन में +1 क्लोरीन +1 स्टेट में, और क्लोरीन के लिए स्टेबल स्टेट कौन सी है? हैलोजन की, -1। तो ये अगर इसको -1 स्टेट में जाना है तो इसकी खुद की क्या होगी? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइपोक्लोराइट, मैंने क्लास में कुछ दिन पहले इसके बारे में बताया भी था। ब्लीचिंग पाउडर, स्विमिंग पूल में वाटर अगर करना हो, क्लोरीन अगर पानी में डाली हो, तब ये बातें बताई भी हैं। डिसइंफेक्टेंट। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर ClO- होगा, हाइपोक्लोराइट आयन, दिस इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है +1 स्टेट में, ये रिड्यूस होकर Cl- में जाएगा, और अगर इसे रिड्यूस होना है तो इसके सामने जो भी आएगा ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगा। इसलिए जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन जो है वो गैस बन के निकलेगी, बिकॉज दिस एनायन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू N2। और ये खुद किस स्टेट में जाएगा? क्लोरीन जो +1 स्टेट में, -1 स्टेट में। ये क्लोरीन किस फॉर्म में? -1 स्टेट में। तो नेचुरली कैल्शियम के साथ क्या बन जाएगा बताओ जरा? कैल्शियम तो रिडॉक्स में हिस्सा नहीं लेगा, कैल्शियम क्लोराइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब वाटर की फॉर्म में साइड प्रोडक्ट।
So ammonia with bleaching powder forms N2. सर OCl माइनस Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब तक कि मैं अमोनिया के साथ ना दूं, मैं सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर पे हीट कर दूं ना, तब ये कम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। अगर अमोनिया ना हो फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ रिडॉक्स कर सकते हैं। पर अगर जब तक इसके सामने कोई बैठा है, ये लोएस्ट स्टेट में है, और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन से भी ज्यादा है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मोर इज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट विल ऑक्सीडाइज दिस रादर देन टू दिस क्लोराइड। अगर मैंने अकेला इसे हीट किया होता फिर ये कर सकता था ये काम जो आप सोच रहे हो, फिर ये इसे ऑक्सीडाइज कर सकता था। सर आपने अभी एक अमोनिया की रिएक्शन रिडॉक्स तभी होगा जब बाहर का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो या रिड्यूसिंग। पर यहाँ पर तो आ गया ना, यहाँ पर तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर यही चीज यहाँ पे हमें मालूम है कि कॉपर को कौन सी स्टेट हमेशा पसंद है, कॉपर को रिड्यूस होना पसंद है, तो कॉपर जो है वो +2 स्टेट में बैठा है। अगर इसे कॉपर फॉर्म में ले आऊं, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी हाई, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मेक्स इट ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए कॉपर के ऑक्साइड के सामने जब अमोनिया बैठा है तो कॉपर खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो इसे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। सो इट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म N2 गैस, और हाइड्रोजन और वाटर मिलके सारा साइड प्रोडक्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन बनाने का तरीका क्या है। नाइट्रोजन बनाने का तरीका अमोनिया की ऑक्सीडेशन है विद द हेल्प ऑफ एनी मेटल ऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ ए हाइपोक्लोराइट एंड ब्लीचिंग एजेंट। और ये मैं कोई नई रिएक्शन नहीं बता रहा हूं। इसी तरह अमोनिया के सामने अगर हेलोजन आ गया, हेलोजन, तब भी ये चीज पॉसिबल है। हेलोजन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजेंस आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हेलोजेंस खुद को कौन सी स्टेट में ले जाना चाहते हैं? माइनस, I-। तो अगर क्लोरीन है, ये Cl-, Br- में आना चाहता है, तो इसे ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन HCl, HBr, HI बन के आ जाएगा, और नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाएगी। सो अमोनिया की ऑक्सीडेशन के लिए द मेथड इज कि अगर आपको नाइट्रोजन बनवानी है तो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कराओ। सो ट्रीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हैलोजेंस, ब्लीचिंग एजेंट, हाइपोक्लोराइट, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आई थिंक ये रिएक्शन क्लियर है सबको? एक डाउट है। हाँ जी, जल्दी पूछो। रिड्यूसिंग पावर में आपने अभी ये बताया था कि नाइट्रोजन में -3 चार्ज है, क्लोरीन में -1 है, लेकिन ऐसे ही मैंने एक डाउट उसमें बताया, पूछा था क्वालिटेटिव में K2Cr2O7 और एक और में, तो आपने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट से वो पता नहीं चलता कि ऑक्सीडाइजिंग पावर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब यहाँ पर मुझे पता है अमोनिया को अगर मैं Cl- से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हूँ ना, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पहले से पता है। मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये -3 स्टेट में है, वो -1 में, तो इसलिए ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं उसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं कर रहा, मुझे उसके SRP के बेसिस पे मालूम। अब सीधी सी एक रिएक्शन है जो आप लोग पहले कर चुके हो, बट मैंने ये रिएक्शन S ब्लॉक के लेक्चर में बताई थी, जो शायद किसी को याद, आई एम नॉट श्योर सबको दिमाग में होगी भी नहीं, पर आज वो रिएक्शन जो मैंने S ब्लॉक के वीडियो लेक्चर में बोली थी वो मैं क्लास लेक्चर में बता रहा हूं। साइनामाइड प्रोसेस, ये नेम रिएक्शन है, ये काम किए जेई एडवांस के लिए। अगर कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ हीट करें, यूजुअली नाइट्रोजन इज वेरी अनरिएक्टिव मेटल, बट कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है तो ये बनाता है CaCN2 और कार्बन बाहर आ जाएगा। ये नाइट्रोजन कार्बन से कंबाइन करेगी। दिस एनायन में कैल्शियम 2+ और CN2 पे पूरा चार्ज -2, दिस इज कॉल्ड साइनामाइड आयन। और इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम मिक्सचर। और ये एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी चीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज आता है। साइनामाइड आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड पता है, ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर मैं ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक नेगेटिव चार्ज दे दूं तो 8 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो अगर मैं ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस कर दूं, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो साइनामाइड आयन आपके लिए कोई अजनबी आयन नहीं होना चाहिए, इट विल बी जस्ट लाइक CO2। और इसका ये जो नेगेटिव नेगेटिव 2 चार्ज है वो कैल्शियम बैलेंस कर रहा है। सो इन दिस कंपाउंड कैल्शियम इज कैटायन, साइनामाइड आयन इज एनायन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दे, इसका हाइड्रोलिसिस जो जेईई एडवांस में जरूर पूछा जाता है, तो अब मुझे बताओ कि टायन को वाटर में से क्या दोगे, कि टायन को वाटर में से क्या दोगे, क्या बनाऊं, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो एनायन है ये वाटर में से क्या उठाएंगे, वाटर में से H+। तो CN2 का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये बना रहा है HN कुछ इस तरह से। दिस इज कॉल्ड साइनिक एसिड। अब अगर मैं हाइड्रोसाइनिक एसिड, अगर मैं इसका भी हाइड्रोलिसिस करवा दूं तो अब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो अब बताओ वाटर का कौन सा हिस्सा मैं कार्बन को दूं और नाइट्रोजन पर वाटर का क्या दूं। इसे वाटर से क्या मिलेगा, H या H+। इतने जितने ये बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड यानी कि 4 वाटर, टोटल 4 डबल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड 4 है। तो 4 मोल वाटर देखे, ये सब तोड़ दो तो मुझे बताओ नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, इस नाइट्रोजन पे जब ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ अमोनिया बनेगा। कितने मोल, 2 मोल, इधर से भी इधर से भी। कार्बन पे क्या जाएगा, कार्बन पे क्या जा रहा है, OH। और आपने ये पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, कार्बन पे OH टिक नहीं सकता, इट विल रिमूव वाटर, निकल जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, CO2। अब अगर CO2 बनी है, CO2 की नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक, और ये क्या है, लाइम वाटर, बेसिक। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 जो बना है ये मिलके आपको कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिले। तो ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस। तो मैं आज वाली क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं। अब से हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब से जितना भी आने वाला चैप्टर होगा उसमें सब रिएक्शंस होंगे। जो जो रिएक्शंस मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा उनको बहुत ध्यान से सुनना है, और वो रिएक्शन कुछ अलग नहीं होंगी, काफी हद तक वो क्वालिटेटिव एनालिसिस से मिलती नहीं। अमोनिया भी तो बेसिक है, वो भी तो CO2 से। वेरी गुड, कौन ज्यादा बेसिक है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, वीक बेस। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक है, और मेटल्स के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर मोर बेसिक। तो आप सोच भी कैसे सकते हो अमोनिया CO2 से रिएक्ट कर जाएगा जब तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा है, पॉसिबल ही। ओके बच्चों, फाइनली आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर कल 6 PM ना, हाँ 6 PM to 8 PM। सर एक बार बता दीजिए। अब तो आराम से रिकॉर्डिंग देखिए, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।